हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहां पर आपको ज्ञान के साथ मिलेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए आपको मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरा वीडियो अंत तक देखें। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का। यह है पार्ट 3। अब हमारा टॉपिक है फॉलिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1931 में ख़त्म हो गया था और 1932 में फिर रीलॉन्च हुआ था। तो रीलॉन्च भी क्यों हुआ था वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कॉल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था, जितने भी अरेस्ट हो गए थे हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जैसे अब्दुल गफर खां, ये इन लोगों को अरेस्ट किया गया। जब आपके लीडर्स को अरेस्ट किया जाएगा तो क्या होगा, जगह जगह लोग हिंसा करने लग गए। पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट हो गया तो लोग और ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं। जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक होने लगा। औरतों पर और बच्चों को भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाने लगा और उनको अरेस्ट किया जाने लगा। तो इन सारी चीज़ों से दुखी हो गए, यानी वही गांधी जी को देखा कि इसमें वही वायलेंस होने लगा है, तो गांधी जी ने क्या करा, इसको कॉल ऑफ कर दिया। यानी इन सब रीज़न की वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया। और ये इमेज है खान अब्दुल गफर खान की। अब ये रीलॉन्च हो रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये रीलॉन्च हुआ 1932 में। रीलॉन्च होता है और 1934 में ये अपना अस्तित्व खो देता है, यानी वापस से इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और आप ये देखोगे कि हमारे जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेशन हो रहा है, चाहे वो हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सॉल्ट मार्च है, लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के साथ शुरू करते हैं हम, नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ, और लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें वापस से हिंसा शामिल हो जाती है, तो जिसकी वजह से गांधी जी उसको हमेशा कॉल ऑफ कर देते हैं। जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, वापस से अब वो रीलॉन्च हो रहा है। रीलॉन्च क्यों हुआ, देखो, गांधी जी एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन। लॉर्ड इरविन से उन्होंने बातचीत करने के लिए लंदन गए थे। और कौन से उसमें गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। इससे पहले वाले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर गए थे। B.R. अम्बेडकर एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे। अब वहाँ पर जब गांधी जी गए तो उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी कि जो इतने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिशर्स और हमारी बात को मान लें, तो उन्होंने गांधी जी की बात को मानने से मना कर दिया। जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो बहुत बुरी तरीके से व्यवहार हुआ और जितने भी कांग्रेस लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया। कांग्रेस जो पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये कोई अस्तित्व ही नहीं है इस चीज़ का। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च कर दिया। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वालों में जो मूवमेंट्स हुए, इसमें अलग अलग ग्रुप्स ने किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अब हम उनको देखते हैं। जैसे रिच पीजेंट्स ने कैसे किया, पुअर पीपल्स ने कैसे किया, इवन विमेंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि हमने सॉल्ट मार्च में देखा है। तो इन लोगों ने किस तरीके से किया, जैसे रिच पीजेंट्स का हम सबसे पहले देखते हैं। रिच पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी ना, वो गुजरात के पाटीदार्स की थी और ये लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स करते थे बिजनेस के पर्पज से। तो जो रेवेन्यू होता था ना, ये क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया है, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया है 1930 में, तो इनके पास भी कहाँ से पैसा होगा, ये लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे सकें। तो जो इनकी जो बेसिकली जो डिमांड थी वो अगेंस्ट ऑफ हाई रेवेन्यू की अगेंस्ट थी। जो जितना ज़्यादा आप टैक्स ले रहे हो तो उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए डिमांड थी। और इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि रिच पीजेंट्स हुए, बिजनेसमैन हुए, इनसे कांग्रेस पार्टी को फंड मिलता था मूवमेंट्स को कैरी ऑन करने में, उनको अच्छे से रन कराने में। तो इट्स हेल्प, तो इस वजह से, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ हो गया। लेकिन जब दोबारा रीलॉन्च किया 1932 में, क्योंकि इनको उम्मीद की 1931 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से थी कि अगर यहाँ सफलता मिल जाती है तो इनको हाई रेवेन्यू वगैरह के सारी डिमांड्स को सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 1932 में रीलॉन्च हुआ तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया।
उसी तरीके से है पुअर पीपल्स में इनकी बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो रिच पीपल्स के साथ थी, क्योंकि ये उनके जगहों पर उनके खेतों में ये लोग काम करते थे और इनको भी वही हाई रेवेन्यू वगैरह देना और उनके प्रॉपर्टी पे काम करना। तो जो पेमेंट होता था उसको लैंडलॉर्ड को देने के लिए, इस चीज़ के लिए वो मना कर रहे थे। और कांग्रेस जो थी वो विलिंगली जो सपोर्ट था वो इन लोगों के अगेंस्ट रिच पीपल्स के लोगों के साथ था, क्योंकि ये लोग फंड कर रहे थे और इन लोगों की डिमांड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो पुअर पीपल्स की डिमांड्स पर। तो नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पुअर एंड स्मॉल पीजेंट्स, तो इन लोगों ने भी इस मूवमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो हेल्प थी या जो भी काम हो रहा था वो बिजनेसमैन और रिच पीपल्स के लिए हो रहा था और इन लोगों को या इनकी डिमांड को कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी गई या इनकी डिमांड को नहीं माना गया, ना ही समझा गया। अब है हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी डिमांड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्टेंट फिक्स्ड एक्सचेंज। जो पैसा जो भी एक्सचेंज हो रहा था कॉलोनियल पार्टी में, वो चाहते थे कि इसको बंद कर दिया जाए या इसको फिक्स कर दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1932 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को बनाया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हो गया था, जिसमें उन्होंने लॉर्ड इरविन ने हमारी जो डिमांड्स थी उनको मानने से मना कर दिया था। तो दे लॉस्ट देयर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से इन लोगों को भी पहले तो उन्होंने खूब सपोर्ट किया, लेकिन वो ये बाद में इन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया और कांग्रेस के जो लोग थे वो एक्टिवली kept them away from civil disobedience movement when relaunched। इन्होंने इन लोगों को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था रीलॉन्च हुआ था उससे अलग रखा था। वही बेसिक रीज़न वही था कि जो फंडिंग होती थी बेसिकली इन लोगों के थ्रू ही होती थी। अगर इन लोगों को नाराज़ किया जाता है या इनको परेशान किया जाता है तो क्या होगा, ये लोग फंड नहीं देंगे। अब हमारे पास है विमेंस का भी स्पेशल रोल रहा है इस मूवमेंट में। जैसे सिविल डिसोबीडियंस में इन लोगों ने पार्ट लिया, मूवमेंट्स में बहुत लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन हुआ वुमेन्स का और हर जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट में मार्चेस में पार्ट किया। सॉल्ट मार्च में पार्ट किया था जो कि हमने देखा था, बहुत अच्छे से उन्होंने गांधी जी के साथ रैलियाँ करी। इवन जब गांधी जी भाषण देते थे तो उसको सुनने के लिए भी ये घरों से बाहर आके भाषण को सुनने लगते थे और उनसे इंस्पायर भी हुए और जितनी भी फॉरेन क्लोथ से उनको बाइकआउट किया, लीकर शॉप्स को बंद करवाया या उनको अवॉइड किया। इवन ये लोग जेल तक भी गई और ये देश की सेवा को अपना ही ये अपनी ड्यूटी मानती थी, मतलब देश के लिए जो ये काम हो रहा है उसको अपने लिए ये ड्यूटी मानते थे। अब है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। उसकी कमियां कहाँ पर रही भाई, कहीं कुछ तो ऐसा कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन कमियों को हम देखते हैं। जैसे लंबे समय तक क्या हुआ था कि कांग्रेस ने जो दलित लोग थे उनको इग्नोर किया था। कांग्रेस जो लोग थे वो उनको कोई सपोर्ट नहीं था और जो गांधी जी थे वो इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन जो अमीर लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो इनके साथ रहें। तो गांधी जी अपोज ऑल फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटीज। गांधी जी जितनी भी तरीके की अनटचेबिलिटीज थी उस सबको मना करते, अवॉइड करते थे या लोगों को समझाते थे कि ये चीज़ गलत है। और उन्होंने इसलिए हरिजन जो दलित थे उनको हरिजन कहा और यानी इसका मतलब है भगवान के गॉड ऑफ चाइल्ड, भगवान के बच्चे। उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया, जैसे टेम्पल्स में जाने के लिए मनाई थी, पब्लिक प्लेस में जाने के लिए मना था। तो उन्होंने हर जगह लोगों को ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज किए सत्याग्रह, ताकि उन लोगों को वहाँ पे जाने की परमिशन मिले। क्योंकि गांधी जी ने इन सबको मूवमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा था, देखो वो हरिजनों की बस्तियों में जाकर रहने लगे थे, जिससे लोगों को समझ में आने लगे कि ये जो चीज़ हो रही है सोसाइटी में ये गलत भी हो रही है। इस तरीके से उन्होंने अपने मैसेज लोगों तक पहुँचाए। दूसरी चीज़ ये थी कि उनका ये मानना था कि अगर हम किसी भी ग्रुप को अगर अपने मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम मूवमेंट लोगों को भी साथ में जोड़ा था और एक अपना जो नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को दोनों को मर्ज करके खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था, जो कि बाद में सक्सेस नहीं हुआ था।
तो उनका मानना ये था कि सबको हमें साथ में ही अपनी लड़ाई को लड़ना है ताकि हमें जल्दी और हमें इसके रिजल्ट्स मिलें। तो अम्बेडकर जी जो लीडर थे उन्होंने अपनी डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी, क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से दे आर बिलोंग। तो उनको लगता था कि हमें जो न्याय मिल सकता है या जो हमें हमारा हक मिल सकता है वो हमें कैसे मिलेगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना के, जो कि उन्होंने 1930 में बनाई थी और इसको अलग से डिमांड करी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ब्रिटिशर्स समझदार थे, क्योंकि उनका यही रूल था ना कि फूट डालो राज करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इस बात को मान लिया। तो गांधी जी ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया। उन्होंने समझाया अम्बेडकर को, इवन वो भूख हड़ताल तक पर भी चले गए थे, मरने तक कि जब तक ये चीज़ नहीं मानी जाएगी मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अम्बेडकर ने उनकी बात को समझा और दोनों के बीच में जो समझौता हुआ वो पूना में हुआ था 1932 में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, जिसमें उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दलितों के लिए मान ली थी। और इसके बाद से दलित जो थे वो हमारे नेशनल मूवमेंट में हमारे पार्टिसिपेट हो गए, यानी उन्होंने हमारा पार्टिसिपेट किया, साथ में नेशनल मूवमेंट में उन्होंने भी सपोर्ट किया, यानी दलित भी उसमें पार्टिसिपेट हुए। हमने वीमेंस को देखा, पुअर्स देखा, बिजनेस कम्युनिटी देखे। अब है हमारे पास मुस्लिम्स भाई, क्योंकि अगर जब तक हम सब लोगों को साथ में नहीं लेंगे तो हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था जो कि सक्सेस नहीं हुआ था, और कांग्रेस ने अपनी खुद की एक हिंदू महासभा बना ली थी, तो जिनका यही डिमांड था कि मुस्लिम लीग को ये लगता था कि अगर ये कम्युनिटी रहेगी तो उनको इक्वल राइट्स या अपने समाज में उनको नहीं मिलेगा, उन लोगों में आपस में भाई दिक्कत होने लगी थी। तो उन्होंने खुद के लिए एक अलग इलेक्शन कमेटी बना, अपने लिए इलेक्शंस की डिमांड कर ली थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम हम देखते हैं, और एक इमेज है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना साथ में है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, देखो एग्जाम्स के पर्पज से ये पूछा जाने वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेंसेस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसको भी बहुत ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी है, क्योंकि इसमें अपनी सोच की बातें हैं कि हमने वो क्या तरीके किए जिससे लोग साथ में इकट्ठे हुए, कलेक्टिव हुए, इकट्ठे हुए, यानी हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी, वी हैव डन एक्टिविटीज़ दैट टाइम की पीपल्स आर कलेक्ट। सो देखो जैसे हिस्ट्री थी, हमारे फिक्शंस हुए, हमारे लोकगीत हुए, सॉन्ग्स हुए, वो क्या थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाते थे। तो हमने ऐसी चीज़ों को इन्वेंट किया, ऐसे लोग अपने जो लोकल गीत जो होते थे उनमें ही देशभक्ति के मैसेज को दिया करते थे। हमने एक इमेज बनाई भारत माता की इमेज को बनाया, जैसे ये आप ऐसे पिक्चर में देख पा रहे हो कि भारत माता है, ये वाली जो इमेज है ये भारत माता की इमेज सबसे पहले बनी थी, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। वैसे हमने जैसे देखते हैं ना कि मूवीज़ वगैरह में कि हमारी भारत माता, या टीवी में न्यूज़पेपर में कि भारत माता उस समय कैसे बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो अगर जैसे ये पिक्चराइज इमेज जो बनी हुई है कि भारत माता, हमारी जो इंडिया है, जो भारत है, वो अंग्रेज़ों का गुलाम है और उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, तो ये क्या एक इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन माइंड्स पर डिफरेंट इम्पैक्ट दे रहा है, यानी हमें क्या करना है, हमें इसको आज़ाद कराना है, इसको बेड़ियों से मुक्त करवाना है। तो इस तरीके से हमने इमेजेस बनाए जिससे लोगों में सेंसेस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को बढ़ावा मिला। हमने वंदे मातरम सॉन्ग बनाया, सॉन्ग भी जिसने नेशनलिज्म में लोगों को और फीलिंग्स को और डेवलप किया। हमने सिंबल्स बनाए, हमने हमारे लिए फ्लैग बनाया जिसने और मैसेज कन्वे किया, लोगों को इकट्ठा किया गया। हिस्ट्री को हमने सबसे अच्छा काम किया, री इंटरप्रिटेट किया हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से, ग्लोरियस वे में, कि उस समय पर क्या क्या अच्छी बातें हुई थी उस चीज़ों को हमने इसमें समझाया है। तो ये था हमारे हिस्ट्री का वर्क। और ये देखिए साथ में ये गांधी जी की इमेज है, क्योंकि वो सारे धर्म को एक साथ समझते थे और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय पर उन्होंने खादी को प्रमोट किया था। तो ये उनका एक इमेज है, खादी को चरखा बुनते हुए, काम करते हुए। तो दोस्तों चलो एक बार फिर हम जोर से बोल देते हैं भारत माता की जय, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है, जिसकी जर्नी हमने पढ़ी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमने इसको इतने आसानी से नहीं मिला। आपने देखा कि हर बार लोगों की, कितनी सारे लोगों की जानों को नुकसान हुआ, अरेस्ट हुए, जेल गए, ग्रेट डिप्रेशन, टैक्सेस को भी हमने प्रॉब्लम फेस करा। तो वो जर्नी है ना, बहुत बड़ी जर्नी है और सेक्रीफाइस की, जिसकी वजह से हम आज आज़ादी से जी रहे हैं। तो हमें उनको सैल्यूट करते हुए थैंक्स भी करना है और इसको संभाल के भी रखना है। अब बात आती है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो हमारा आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में जो है, आप
एक प्रैक्टिकल करना कि आप आँख खोलकर छींक कर देखना कि आप छींक पाते हो कि नहीं, और अगर ये पॉसिबल होता है ना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर बताएं, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो आँख खोलकर छींक ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।